हेलो एवरीवन, चलचित्र प्रेजेंट्स वीकली अपडेट में आपका स्वागत है, जहां पर हर हफ्ते सिनेमा से रिलेटेड सारी न्यूज़ को हम यहां पर लेके आएंगे और जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया जा सकता है उनको आपस में डिस्कस करेंगे। वो बॉलीवुड न्यूज़ हो, हॉलीवुड न्यूज़ हो या फिर सुपर हीरो जॉनरा से रिलेटेड, हम सब कुछ यहाँ पर पूरे हफ्ते से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और इस हफ्ते की इंडियन सिनेमा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है वो ये है कि पायल कपाड़िया को गोल्डन ग्लोब्स में नॉमिनेट किया गया है, वो भी फॉर द बेस्ट डायरेक्टर उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। ये वही फिल्म है जो मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्री अवार्ड जीती थी। बट भाई बात यहाँ पे है कि इस फिल्म के साथ कितना बुरा हुआ। इंडियन थिएटर ने हक दिया एक तरीके से। हाँ, कि मतलब गलत रेशियो में इस मूवी को डाल दिया। हाँ, गलत एस्पेक्ट रेशियो में स्क्रीन किया गया था और नीचे का जो सबटाइटल होता है वो कट जा रहा था जब वो गलत एस्पेक्ट सेम चीज अभी एक मूवी के साथ और हुई है, हॉलीवुड की मोआना। हाँ, मोआना के साथ भी सेम चीज हुआ है। हाँ, तो ये पता नहीं कौन सा गांजा फूक के ये सब चीजें करते हैं, ये मुझे नहीं समझ आता। देखो, पायल कपाड़िया वैसे तो है तो इंडियन डायरेक्टर, इंडियन ओरिजिन की। अब लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट इंडियन फिल्म है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसे जो जिस प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है वो बाहर से आती है। इंडियन प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस नहीं किया है, ना इंडियन गवर्नमेंट का उसमें किसी भी तरीके से वो है। बस पायल कपाड़िया इंडियन है, इसलिए इसे इंडियन फिल्म माना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे। बट पॉइंट तो तुम्हारा सही है। हाँ, तुम्हारा पूरा पॉइंट सही है, बट मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या इंडियन थिएटर्स के जो ओनर हैं, जो स्क्रीनिंग करता है, वो क्या गांजा फूक के करता है सबका? भाई करता ही है। अब देख ही लो, गांजा फूक के वो केवल स्क्रीन ही नहीं करते हैं, गांजा फूक के डिसाइड भी करते हैं कि क्या स्क्रीन करना है। इस पर हम आगे बहस करेंगे लेकिन आने वाले समय में। अगला अपडेट काफी ज्यादा शॉकिंग नहीं बोलोगे, बड़ा ही अजीब टाइप का है कि भाई जो कार्तिक आर्यन है अपने, वो बोल रहे हैं कि उनको इंडस्ट्री में उतना भाव नहीं मिल रहा है भूल भुलैया 3 की सक्सेस के होने के बावजूद भी। और उसके पीछे का रीजन सुन के तुम लोग की हंसी छूट जाएगी। वो ये बोल रहे हैं कि भले ही उनकी चंदू चैंपियन ठीक ठाक मूवी थी, बट वो जो 3 खान हैं उनके बराबर उनकी मूवीज कमा नहीं पाती, चाहे वो जैसी पिक्चर निकाल दे। उनके कहने मतलब यही है ना एक तरीके नहीं, हाँ, भूल भुलैया 3 ने 10 दिन में 300 करोड़ रुपए कमाए। चंदू चैंपियन की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि चंदू चैंपियन पैसे उतनी ज़्यादा नहीं कमा पाई थी, लेकिन ठीक ठाक फिल्म थी, खराब फिल्म नहीं थी, ठीक ठाक फिल्म थी, मेहनत करी थी कार्तिक आर्यन ने। बात रही भूल भुलैया 3 के बेसिस पर, अगर वो टॉप 3 में या टॉप 5 में आना चाह रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, तो ये पूरी तरीके से घटिया बात है, क्योंकि पूरी फिल्म ही घटिया है, टट्टी फिल्म है। भाई सबसे वैलिड पॉइंट तो ये कि तुम अपने 2-4 साल की मतलब सक्सेस को तुम शाहरुख खान के और इन सब की 20-30 साल की मेहनत से कंपेयर कर रहे हो। अब तुम ये सोचो तो इस चीज़ को यार। अब यही समझदारी वाली बात है कि वो बॉलीवुड के जो मेन स्ट्रीम जो एक्टर्स हैं उसमें घुसने की जो भी उनकी पिछले वो 2-3 महीने से उनके एक दो स्टेटमेंट्स ऐसे आ चुके हैं। तो लेकिन क्या ही कर सकते हो ना, आपको फिल्म अच्छी बनानी नहीं है, फिल्म आपको घटिया ही बनानी है। अगर आपकी फिल्म पैसे कमा ले रही है तो आपको लगता है कि आप बॉलीवुड के टॉप पे हो, आपसे अच्छा कोई एक्टर ही नहीं है पूरे बॉलीवुड में। तो ये जो बेसिस है जज करने का इस पूरे बॉलीवुड में कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो, यही घटिया है। और इसी बेसिस पे वो अपने आप को इतना हाईली रेट कर रहे हैं और इसीलिए डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं। भाई एक्टर को अच्छा एक्टर पैसे नहीं बनाते, एक मापदंड आप ले सकते हैं, बट उसकी एक्टिंग बनाते हैं। आप केवल हंस दे, एक ही एक्सप्रेशन दे ऐसे वाले, वो Exactly. अच्छा एक्टर नहीं बनाता। अब ये बात उसको समझाओ ना। हाँ भाई, हम क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ भाई, वीडियो पहुंच जाए। जो अगला अपडेट है वो है ड्यून की दुनिया को लेकर। ड्यून प्रोफेसी जो एक वेब सीरीज आने वाली थी, उसका पहला एपिसोड जियो सिनेमा पर इंडिया में अब आ चुका है। और ये मेन स्ट्रीम में इसलिए भी था क्योंकि बॉलीवुड की महान एक्ट्रेस तब्बू भी इसमें शोकेस होने वाली हैं। किसकी बहन है तब्बू? बहन किसकी है? अबे गुटका राज की। गुटका राज की बहन कैसे भाई? अबे क्या नाम है केसरी वाले का? नाम बोल रहा भाई। अजय देवगन। अच्छा दे भाई बहन थोड़ी है भाई, वो बहन बांधता है, मतलब वो बोली बहन बांधता है। और अगर इसकी मतलब अगर और एक्साइटमेंट अगर इसमें ऐड करें तो अब क्योंकि इसमें तब्बू हैं, इसी वजह से इंडिया में इस वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा बोलचाल चल रही है, बहुत लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तो पहला एपिसोड इसका स्क्रीन हुआ है जियो सिनेमा के ऊपर, लेकिन 5th एपिसोड में इस पहले सीज़न के तब्बू दिखेंगी हमें। अब वही देखने वाली बात होगी कि उन्हें क्या रोल दिया गया है, कैसा रोल दिया गया है, और वो रोल कितना इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। भाई मैं तुमको बताता हूँ इंडिया में क्यों चलेगी। हाँ। बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। क्या? और ये है कि इसके अंदर जो लड़कियां हैं, हाँ, पहली बात तो वो फीमेल्स है। हाँ, ये नहीं वही। भाई दूसरी बात ही सुन लो कि उनका पूरा चेहरा से लेके पूरी बॉडी ढकी रहेगी, तो भाई तो समझ जाओ ना। क्या समझो? तो खैर इसको उठाओ।
जो अभी जो ड्यून प्रोफेसी की जो दुनिया है बेसिकली, वो जो हम फिल्म देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उससे 5000 साल पहले की कहानी है कि वो दुनिया बनी कैसे। और उस दुनिया में यही दिखाया जा रहा है कि वो उस दुनिया को जो सबने बनाया है उसमें वुमेन्स का, उस समय की जो वुमेन्स था उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्हीं लोग ने हर तरीके से चीज़ों को शेप किया। बेसिकली वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर ये वेब सीरीज़ बन रही है। और इसीलिए जो मतलब जो मोस्ट ऑफ द इसमें कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा वो फीमेल कैरेक्टर्स हैं। और ये जो ड्यून वेब सीरीज़ है, इनका जो ओवरऑल जो नैरेटिव है वो किसके अराउंड सेंटर है? हार्कोनेन सिस्टर्स के अराउंड। 2 बहनें हैं, वाल्या और तुला, जो कि एमिली वॉटसन और ओलिविया विलियम्स यहाँ पर प्ले करती हुई हमें दिखाई देंगी। और वाल्या और तुलिया की जो जर्नी है, जो उनकी पर्सनल कहानी है, और वहाँ से वो कैसे ड्यून की दुनिया बसाती हैं, एक इतनी इंपॉर्टेंट फिगर बनती हैं, यही बेसिकली इस जो वेब सीरीज़ है इसका स्टोरी लाइन रहने वाला है। तो एक तरीके से कहना चाहते हो कि ये हाउस ऑफ ड्रैगन्स ही है। हाउस ऑफ ड्रैगन्स कह सकते हैं, फीमेल डोमिनेटेड कैरेक्टर्स, पॉलिटिक्स, हाँ कह सकते हैं, एंड फीमेल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। हाँ ऑब्वियसली, हमेशा से। और अभी तक जैसे कि पहला जो एपिसोड आया है इस वेब सीरीज़ का, उसमें क्रिटिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही IGN ने भी कहा है कि जो द हिडन हैंड है, जो पहला एपिसोड है इस वेब सीरीज़ का, वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है कैरेक्टर्स का, और उनका जो बैकग्राउंड है। अब यहाँ से जब वेब सीरीज़ आगे बढ़ेगी तो जो स्टोरी का सेटअप है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। और अब आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि वो कैसे होते हैं, और आगे का फिर क्रिटिक्स बताएंगे ही कि कैसे हैं। तुमको मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखता हूँ। जो पेंगुइन रिलीज हुई थी, द पेंगुइन, तो IGN ने बोला था कि एवरेज शो है, 7-8 की रेटिंग दी थी, 7.5 की रेटिंग। और जब क्रिटिक्स ने भी बोला था कि ठीक ठाक है, जब वो रिलीज हुई IMDb पे गई, लोगों ने देखा तो उसको इतना प्यार दिया। तो मैं कभी कभी क्रिटिक्स और IGN पे ना उतना ट्रस्ट नहीं कर पाता। नहीं, वो तो इनकी बातें भाई ना, वो तो बिल्कुल सही बात है, गधे की टट्टी जैसी होती। नहीं ऐसा नहीं है। वो तो अब क्रिटिक्स तो क्या है कि अपने टेक्निकलिटी और उन सारी चीज़ों के ऊपर चीज़ों को जज करते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद लोगों को क्या पसंद आ जाएगा वो तो किसको ही पता है ना। अब जैसे भूल भुलैया 3 ने भी तो 300 करोड़ कमा लिए, पुष्पा ने भी पहले दिन 100 करोड़ कमा लिए, लेकिन है तो टट्टी नो डाउट। भाई बात ये आती ना कि ऑडियंस जो होती है वो मजे लेने के लिए देखती है ज़्यादातर, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है लाइफ में, तो सिनेमा को एज अ वे ऑफ एस्केप की तरफ देखते हैं। और जो क्रिटिक्स होते हैं वो किस तरह देखते हैं, वो एक तरीके से आप पूरा सिनेमेटोग्राफी और पता नहीं क्या सारी चीज़ देखते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड क्रिटिक्स ना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्रिटिक्स, नाम है क्रिटिक्स। तो वो उन्हीं उसकी टेक्निकलिटी के बेसिस पे ही जज करेंगे चीज़ों को। और अगले अगर अपडेट की तरफ आएँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नार्कोज और ब्रेकिंग बैड देखकर ये लोगों को कहा है कि आप इन वेब सीरीज़ों को देखें और समझें कि जो ड्रग कार्टेल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और ये कितना सीरियस इशू है। और इसी को स्टेट करते हुए उन्होंने एक आदमी को बेल नहीं दी। भाई एक चीज़ मैं बोलूँ, अभी इंडिया में मर्दों की स्थिति ऐसी है कि मरता है जब मर्द तो ये बोला जाता है कि मर जाओ तुम, और जो जज होती है वो हंसती है। इतनी सीरियस चीजों पे मजाक चल रहा है। नहीं, वो तो बकचोदियों के ऊपर आप जजमेंट दे रहे हो, ना कि जो सीरियस इश्यूज है उनको सॉल्व कर रहे हो। नहीं वो तो ठीक है, नहीं सीरियस इशू ये भी ऐसी बात नहीं है भाई, उससे ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रहा है। नहीं उससे ज्यादा सीरियस नहीं है, बट फिर भी ड्रग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। लेकिन बात यही आती है कि यहाँ पर सिनेमा का क्या लेना देना है, सिनेमा से इससे क्या लेना देना है। वो तो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, मनगढ़ंत। अब वो चीज़ें ऑन ग्राउंड भी इम्प्लीमेंट होती हैं, ऐसा नहीं है। उनमें पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि वो मनगढ़ंत होती है, बट सिनेमा का रेफरेंस दे के आप किसी को बेल डिनाई नहीं कर सकते ना। भाई जब ऐसी बात थी तो पुष्पा को तो रिलीज होना नहीं चाहिए था, पुष्पा 2 को। उसमें तो ढोनी चाटो पता नहीं क्या क्या चल रहा था। नहीं वो सब तो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत फालतू बात है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करता है, उनको वो सिनेमा का रेफरेंस दें, थोड़ा सा ठीक बात नहीं है। अब तुमने तो अब तक जो अपडेट दी यहाँ पे घनघोर अपडेट अब आ रही है। क्या? इस साल की जो सबसे महान पिक्चर आई आ चुकी है, थिएटर में लग चुकी, पुष्पा 2। उसने पूरे सिनेमा हॉल की मार के रखी है। मेरा प्लान था कि मैं IMAX ले आके देखूंगा इंटरस्टेलर, क्योंकि भाई कितने महीनों से हम लोग ने हो सकता है कि भाई इंटरस्टेलर वापस आ रही है। और भाई बचपन में रिलीज हुई थी तो जो लगता था कि भाई रिलीज हो रही है, देखा नहीं उस समय, तो अब देखते हैं। और जो पुष्पा ने हगा है ना,
नहीं, इसमें गलती पुष्पा की नहीं है ना, गलती तो ओनर्स की है, सिनेमा ओनर्स की है। वो अगर नहीं दिखाना चाहते हैं, अगर उनको लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो सारा खेल पैसे का है ना भाई। इसमें मैं जहाँ तो मुझे लगता है कि जब बड़े प्रोडक्शन होते हैं ना, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है सिनेमा थिएटर्स के अंदर। नो डाउट। बट वो इन्फ्लुएंस इसीलिए होता है ना क्योंकि लोग आते हैं देखने, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम अपना सिनेमा हॉल मुझे दे दो, मैं एक फिल्म लगाऊंगा और उसमें तुम करोड़ों कमाओगे, और तुमको दूसरा बंदा है और वो बोलेगा कि चलो ठीक है मैं भी पैसे दूंगा, लेकिन पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तुम किसकी फिल्म लगाओगे? मेरी लगाओगे, उसकी लगाओगे? जाहिर सी बात। तो इसमें गलती ना ही केवल प्रोडक्शन हाउसेस की है और ना ही केवल सबसे बड़ी जो गलती वो ऑडियंस की है। हमारी ऑडियंस डिजर्व यही करती है। एक गाना है ना, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, बिल्कुल भाई, ठीक बैठता है, भी चाहता है। तो देखो बात तो तुम सही बोल रहे हो। अब इसका सबसे प्राइम एग्जांपल मैं दे दूं तो जो अभी सुजीत सरकार की मूवी आई थी आई वांट टू टॉक, कितने करोड़ बनी तुम गैस करो? 25-30 करोड़ के आसपास बजट। कमाई कितनी होगी? 8-10 करोड़। भाई 3 करोड़ कमाई है। 3 करोड़ और इतनी अच्छी मूवी है। नहीं, मूवी तो भाई सुजीत सरकार ने बनाई है, वही। नो डाउट। एंड अब जब सिनेमा में इतना ज़्यादा जब ऑडियंस ही इस तरीके की मूवीज देखना पसंद करता है, तो मतलब डायरेक्टर्स ऐसी मूवी क्यों ना बनाए, प्रोड्यूसर ऐसी मूवी पैसा क्यों ना लगाए? सिंपल सी बात आ जाती है, क्योंकि उनको पैसे कमाने से मतलब होता है अच्छा सिनेमा जाए उनके लिए भाड़ में। और ऐसा नहीं है कि केवल जो सिनेमा हॉल का की जो दुनिया है, जो बाहर लोग फिल्में देखने जाते हैं, केवल वो इफेक्ट होती है पुष्पा 2 जैसे फिल्मों के साथ। नेटफ्लिक्स पे भी हम देखें तो अगर नेटफ्लिक्स ने पुष्पा 2 को 275 करोड़ रुपए में खरीदा, मतलब 275 करोड़। 275 करोड़ में पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट्स वो कर सकते थे, पता नहीं कितनी सारी फिल्में बना सकते थे, कितनी सारी वेब सीरीज बना सकते थे। भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर तो 500 बन जाती है बिल्कुल। और इसी वजह से अगर आप बाहर का देखोगे तो नेटफ्लिक्स की जो नई वेब सीरीजेज आने वाली है, नई फिल्म्स आने वाली हैं, एकदम लाइंड अप है हॉलीवुड की है। लेकिन अगर अभी तुम देखोगे कि नेटफ्लिक्स इंडिया क्या बना रहा है अपने लिए, इंडियन ऑडियंस के लिए क्या हिंदी कंटेंट क्या बन रहा है नया, कुछ नहीं बन रहा है। जो भी कंटेंट्स बन रहे हैं जो वो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे आ चुके हैं, या तो उनके सीक्वल्स बन रहे हैं, और वो भी मतलब 1-1.5 महीने 2 महीने बाद ही आने वाले हैं। इधर बीच नेटफ्लिक्स पे इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जब एक ही बार आप इतना पैसा एक फिल्म को दे देते हो तो आपके पास कुछ है ही नहीं ना। अब तो इतना पैसा लगा दिया आपने। Amazon देख लो, Amazon भले ही कम शोज निकालता है, हाँ, जब भी निकालता है अच्छा निकालता है। है। और वो एक अब जैसे कि Amazon का जो मिनी टीवी है, उन भले ही वहाँ पे उस क्वालिटी के कंटेंट नहीं मिलते हैं, लेकिन वो मतलब कि प्रोडक्शन वाइज उस क्वालिटी के कंटेंट नहीं होते हैं, लेकिन देखने में वो मजा आते हैं। वो छोटे मोटे कंटेंट होते हैं, 15 मिनट 20 मिनट के। हाँ, कनेक्ट करते हैं, आप कनेक्ट करते हो उससे। तो नेटफ्लिक्स ने तो पूरी तरीके से ऐसी तैसी कर दी है। OTT प्लेटफॉर्म्स की भी, उसको भी कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम सिनेमा से ही एकदम बिल्कुल जोड़ के खत्म करने के पे तुले हुए हैं। अब हम अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग सुपर हीरोज मूवीज के बारे में बात करेंगे, सूप्स के बारे में बात करेंगे, जिनको केवल अपना बुचर ही सही कर सकता है। एंड जेम्स गन ने ऑफिशियली DCU को बिगिन कर दिया है विद द 2 एपिसोड रिलीज ऑफ क्रिएचर कमांडो, जो अभी स्ट्रीम कर रहा है मैक्स पे। और अगर आप जेम्स गन का नहीं जानते हो तो भाई आप कोप भवन में जीते हो, वहां से बाहर निकल के आओ। नहीं ऐसी बात थोड़ी है भाई, ये क्या? अरे भाई जिस बंदे ने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की ट्रिलॉजी दी, और तीनों की तीनों मूवीज एक से बढ़कर एक। नहीं बिल्कुल नहीं, तीसरी वाली थोड़ी तो भाई तीसरी वाली सबसे ज्यादा कमाई है, और तीसरी वाला मुझको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नहीं ऐसा नहीं है, कमाने से फिल्म अच्छी नहीं हो जाती। मतलब उसके अंदर जो रॉकेट की स्टोरी दिखाई, ओवरऑल जो कनेक्ट की है कहानी उससे, नहीं रॉकेट का जो उसमें वही ग्रोथ दिखाया वो बहुत अच्छा है, कंप्लीटली एग्री। बट एज अ कंप्लीट फिल्म, कंप्लीट जोकर फिल्म, मेरे लिए कंप्लीट जोकर फिल्म। पता नहीं क्या कुछ भी चल रहा है। जो विजुअल्स थे वो बहुत ही वीक लगे मुझे भाई, मतलब जो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ तो। बाकी हाँ, उन्होंने जेम्स गन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, इन्फर्नो और द सुसाइड स्क्वाड जो मेरे को सबसे लाजवाब लगी, सबसे अगर सारे बारे में बात करें, हाँ सुसाइड स्क्वाड इज वन ऑफ द बेस्ट ऐसी मूवी जो R रेटेड सुपर हीरो मूवी होने के बाद भी 1 बिलियन क्रॉस की। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, सुसाइड स्क्वाड तो भाई अगर आप उनको नहीं जानते तो आप सही में कोप भवन में ही जीते हो। इसके बाद अगर हम जोकर 2 के बारे में बात की जाए, जिसने अपना अभी तक थिएट्रिकल मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एंड कर दिया, मास्टरपीस भाई, मास्टरपीस ला ला लैंड भाई, क्रेजी पीपल फॉर क्रेजी पीपल, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। ओह माय गॉड, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक जोकर 2 बनी कितने मिलियन में? 200 मिलियन, कमाई 6 मिलियन ज्यादा, 206 मिलियन डॉलर। समझ रहे भाई? 1 आध मिलियन हम लोग को दे दे तो हम लोग ये चैनल चला दे अभी। अरे
कसम से भाई, एक आध मिलियन छोड़ो, $10,000 से मिल जाए भाई। और भाई उससे बड़ी बात क्या है मालूम है? हाँ। कि जो पहली वाली थी, नहीं पहली वाली तो काफी उसने successful इस थी। मूवी से 800 मिलियन ज्यादा कमाए थे। हाँ, वो 200 मिलियन 250 मिलियन में बनी थी और $1 बिलियन कमाया तो था। भाई ये बात होती है कि कोई मूवी अच्छी हो जाए और उसके बाद आपके पास आइडिया ना हो, तो आप आइडिया नया लाने के चक्कर में सस्ती लाला लैंड ना बना दे। नया आइडिया तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ ज्यादा ही नया कर गया, तो फिर इतना नया करके किसी को कुछ समझ ही नहीं आया भाई। जो भी एक देखो, एक कई बार ऐसा होता है ना कि डायरेक्टर के दिमाग में बहुत कुछ होता है बट वो स्क्रीन पे नहीं उतार पाता है। हाँ, और स्क्रीन पे इसलिए नहीं उतार पाता है क्योंकि वो ऑन पेपर वो चीज़ नहीं उतार पाता है। जब तक वो ऑन स्क्रिप्ट वो चीज़ नहीं उतरेगी उतनी अच्छे से, वो ऑन स्क्रीन नहीं दिखेगी। और यहीं पे थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई है डायरेक्टर के जो भी चल रहा हो दिमाग में, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा था समझ तो आया नहीं कुछ। और पूरी पिक्चर दिमागी में चल रही होती है। एग्जैक्टली, पूरा मतलब पहली जोकर इतनी बेहतरीन फिल्म थी, देख के मजा आ गया था, मजा आ गया। लेकिन दूसरी भाई कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा था। जस्ट लाइक माई लाइफ, जस्ट लाइक माई लाइफ, आवर लाइफ। इसके बाद बात करें वेनम 3 जो है, जो भी मतलब देखना अभी तक तो देख ही मतलब लिया ओवरऑल होगा। सही पिक्चर है, मतलब आप ठीक ठाक है। एंटरटेनर ले सकते हाँ, अगर आपको वेनम एज अ character। कैरेक्टर पसंद है आपको, तो ऑब्वियसली वेनम 3 देख सकते हो। इतनी भी खराब फिल्म नहीं है वो, OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है और आ चुकी है, मतलब 10 दिसंबर को आ चुकी है। अगर आपको अब देखने का मन हो, जाके अब आप देख सकते हो। भाई ये वेनम 3 से याद आया, सोनी यूनिवर्स की क्रेवन द हंटर आई। हाँ। उसकी भी गाना मान ली पुरुष वाले। अरे भाई को अच्छा, हाँ, क्रेवन जो अभी रिलीज होने वाली थी, बट अब वो जनवरी में रिलीज होगी। फरवरी में शायद रिलीज होगी। नहीं, 1 जनवरी जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, 1 जनवरी को जहाँ तक मेरे सुनने में आया रिलीज हो रही है। बाकी देखते हैं, क्या पता और आगे बढ़ जाए। और क्रेवन का तो मतलब ट्रेलर देखा, बहुत बेहतरीन ट्रेलर था। क्रेवन मूवी की जो फटी है ना इस समय यूएस में, ओवरऑल यूएस में ओवरऑल जो उसका कलेक्शन फटी है, मतलब अच्छी हुई है, खराब हुई है? गांड फट गई है मूवी की, खराब पूरी तरीके से। क्यों भाई? मॉर्बियस जो सबसे टट्टी मूवी थी आज तक, क्या नाम है, सोनी की, उसने अपने वीकेंड जो वीक कलेक्शन था, वीकली कलेक्शन था, $33 मिलियन कमाए। इसने 23 की 25। अच्छा तो आगे थी। नहीं, वो बात ये भी है ना कि मार्वल मूवीज और इस तरीके की मूवीज जो होती है वो इंडिया में बहुत पैसा कमाती हैं, और इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई तो भाई उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और $10 मिलियन तो भारतीयों के लिए कुछ नहीं है, वो तो यूं ही फेंक के मार देते हैं बाहर वालों को, गुटका वालों के ऊपर। अरे वो तो मतलब सबके ऊपर और $10 मिलियन ये लो। हाँ, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है एवेंजर्स डूम्सडे से। यहाँ पर मार्वल ने वापस से क्रिस इवांस को किसी एक कैरेक्टर के लिए कास्ट कर लिया है। अभी तक कैरेक्टर रिवील नहीं किया गया है कि कौन से कैरेक्टर में कास्ट किया गया है, लेकिन वापस से कास्ट कर लिया गया है। मार्वल अपना वापस वही शुरू कर चुका है। इनके पास नया कुछ नहीं है, ना नई कहानी है और ना ही कुछ अच्छा दिखाने को है। तो अब ये जो जनता है उनको नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे कि क्योंकि क्रिस इवांस मार्वल में भाई ऑब्वियस सी बात है सक्सेसफुल रहे, क्रिस इवांस, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, आरडीजे डूम्सडे, मतलब डॉक्टर डूम आरडीजे ही बन रहे हैं। तो अब ये वापस से लोगों को वही दिखा के कि हाँ ये तो सुपरस्टार हैं ही, इनको कास्ट कर लो तो मूवी तो चली जाएगी भाई। उसी बेसिस पे अब इनका चल रहा है काम। ये हुआ ना कि जब ये फेमस हुए तो डिज्नी चला गया मार्वल के पास, मार्वल चला गया डिज्नी के पास। हाँ, डिज्नी है पूरा वो वोक, हाँ, वो के चक्कर में जो हगा, और उसको साफ करने के लिए फिर से पुराने मेंबर्स को बुलाया जा रहा है। एग्जैक्टली। और ये मतलब आप कब तक, मतलब जो होता है ना कि एक ही एक्टर्स के ऊपर एक ही, मतलब आप कुछ नया मतलब जो होता है ना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, उन्हीं लोगों के पास बार बार जा रहे हो। एक तरीके से आपकी डिपेंडेंसी उन पे बढ़ा रहा है और एक तरीके से ये गलत भी है। एग्जैक्टली। और वहीं हम अगर दूसरी तरफ डीसी को देखें तो वो काफ़ी कुछ नया ट्राई कर रहा है। बैटमैन की उसने नई शुरुआत कर दी, फ्लैश चलो पहली मूवी आई, अगली नहीं आ पाएगी, वो तो उस एक्टर ने ऐसी तैसी कर दी अपनी। हाँ, अब उसके बाद मार्वल में भी ये हो गया, ये क्या नाम है उसका, वो कैंग वाला। तो मार्वल के साथ थोड़ी बहुत उधर वाली भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं बेसिकली नया दिखाने को। उनके पास है बहुत कुछ, लेकिन उनको पैसे कमाने की जो भूख है वो इतनी ज़्यादा है कि वो समय लेकर नहीं दिखाना चाहते। वो थॉर की जो पहली वो वाली मूवी आई थी, उसमें वो अच्छा कर सकते थे। एग्जैक्टली। बट टाइका वाइटिटी ने बोला था कि मैं कॉमिक्स से नफरत करता हूँ, सुपर हीरो से, मैं थॉर की मार के रख लूंगा। और तीसरी मूवी जब आई थी, चौथी पांचवी थी ना शायद, कौन सी चौथी थी, थॉर को नंगा दिखा दिया ना, ज्यूस को फ्रॉक पहना दिया भाई। तो यही तो बात है ना, हेम्सवर्थ को नंगा दिखाओ। अब बताओ, अब पैसे क्यों नहीं कमाओगे? और मालूम है टाइका वाइटिटी ने जो बोला वो किया। उसने बोला था कि उसको सुपर हीरो मूवी पसंद नहीं तो मारूंगा, तो मार ली। और तो भाई जब नहीं पसंद तो उनको हायर ही क्यों किया? वही भाई बोला कि हाँ, मतलब छोड़ो चूतिए लोग। हाँ, वही है, मतलब मार्वल
अब उनके पास कुछ है नहीं यार, लोगों को हायर कर रहे हैं वापस से पुराने वाले, ताकि पैसे कमा सके। और वो बहुत ही जल्द, मुझे लगता है अगले मतलब 1 डेकेड और है उनके पास, 10 साल में ठीक ठाक पैसा कमाएंगे, जब तक आरडीजे और ये लोग वही। थोड़े बहुत शेप में हैं, उसके बाद ये लोग भी आउट और ऑफ फिर इनका वही वाला हाल हो जाएगा जो पहले डीसी का था, जो पहले डीसी का था। और फिर डीसी का रह जाएगा। हाँ, क्योंकि अब अभी तो डीसी डीसी का बन रहा है ना। एग्जैक्टली, डीसी ने जो वापस से जो शुरुआत करी है वो एक नंबर भाई। शुरुआत डीसी का जो हमेशा से हो रहा है, क्या बोलते हैं, एनिमेटेड यूनिवर्स, वो तो लाजवाब रहा ही वो है। तो हमेशा से हटते आए किसमें, लाइव एक्शन मूवी। अब लग रहा है कि जेम्स गन के आने के बाद उनको एक डायरेक्शन मिल रहा है। भले ही हमारे प्यारे हेनरी भाई जेम्स गन को हायर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनके लिए, और उन्होंने वो चीज़ की है। भले ही वो टफ डिसीजन था कि हेनरी कैविल को ऐसा सुपरमैन नहीं ले रहे हैं, तब पर भी जो मेरे हिसाब से जो वो कास्टिंग करेंगे वो काफी सही करेंगे, मतलब जो की है वो कास्टिंग सुपर हीरो की वो काफी की, सुपरमैन की। और अगला अगर अपडेट की बात करें तो जो 28 ईयर्स लेटर किलियन मर्फी की जो अगली फिल्म होने वाली है, उसका मतलब ट्रेलर आ गया है, और मतलब लोगों की हालत खराब हो गई है देख के। भाई बेहतरीन, इतना भाई उसके भाई मेरे ऐसे सांस, भाई म्यूजिक कुछ भाई बोलने तुमसे से भी बाद- पतला भाई, भाई वो तब छोड़ो, हड्डी दिख रही है अबे अब रुक जा, अब सुन मेरी बात। वो भाई वो जो सस्पेंस बनता है केवल म्यूजिक से, एग्जैक्टली, कोई बात नहीं, बस म्यूजिक चले जा रहा है, चले जा रहा है। बेहतरीन। भाई फट के आ जाती है ये फ्रेंचाइजी व्हाइट प्लेस की याद आ जाती है। नहीं देखो, वैसे मतलब जैसे बहुत सारी फ्रेंचाइजीज फिल्म्स की होती हैं, वैसे ही ये भी एक तरीके की फ्रेंचाइज है। ये जो 28 ईयर्स लेटर है, ये तीसरी फिल्म है इस फ्रेंचाइजी की। 28 डेज लेटर, 28 वीक्स लेटर 2002 और 2007 में आ चुकी है। अब ये 2025 में आएगी 28 ईयर्स लेटर। तो ये उतनी ज़्यादा फेमस वो नहीं है, लेकिन 2025 में अब ये जो फटने वाली है, नॉट बिकॉज क्योंकि इसमें किलियन मर्फी है, क्योंकि किलियन मर्फी शायद नहीं है, कुछ लोगों ने ऐसा, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, अभी नहीं, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया नहीं गया उसे। अच्छा हाँ। नहीं, लेकिन पोस्ट मतलब उनका एक फर्स्ट लुक टाइप ऑफ ऐसा एक पोस्टर वो आया यूज है। कर लेंगे। हाँ, मे बी एक इमेज ऐसी आई है जहाँ पर किलियन मर्फी एकदम पतले से, मतलब क्योंकि उसमें ऐसा है ना कि उस तरीके का बायोलॉजिकल जो वेपन होता है एक लैब से, वो लीक हो गया है। अब एक पूरी तरीके से एपिडेमिक आ चुकी है, लोग सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। कि अब ये जो पार्ट है 28 ईयर्स लेटर, इसमें सर्वाइवल दिखाएंगे। हाँ सर्वाइवल दिखाएंगे। एक आइलैंड पे कुछ लोग रह रहे हैं जो कि मेन सिटी से किसी एक तरीके से एक मतलब पतला सा कोई रास्ता है वहाँ से जुड़ा हुआ है, और लोग जाते हैं वहाँ पे। तो मतलब एक पोस्टर आया जिसमें किलियन मर्फी एकदम पतले से उसी तरीके रॉटन तरीके के, मतलब कि इन्फेक्ट हो चुके हैं उस वायरस से, ऐसा दिखाया जा रहा मे है। भी शुरुआत में हो, क्योंकि जब हो सड़ सकता चुके है, हैं, हो सकता चुके है। हैं, तो और ये मतलब कि ये न्यूज़ काफ़ी पहले से आ रही है। अब जब उन्होंने ऑस्कर जैसे ही जीता था, वैसे ही ये न्यूज़ आने लग गई थी कि 28 ईयर्स लेटर उनका अगला प्रोजेक्ट होने वाला। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी इस हफ्ते का के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले हफ्ते। और अगर आपको लगता है कि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को अच्छा कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके उसको बताइए, ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोस दे सकें।